चलिए सीधे आज की इस केस स्टडी में गोता लगाते हैं। एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट के नजरिए से आज हम भारत के सबसे कुख्यात और खूंखार सीरियल किलर्स में से एक के दिमाग को डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने पूरे एक दशक में दहशत फैला दी थी। यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि इस बात का एक गहरा विश्लेषण है कि कैसे समाज से पूरी तरह कट जाना एक इंसान के दिमाग को भयानक रूप से विकृत कर सकता है। कानपट्टीमार शंकरिया की कहानी बस इसी खौफ की शुरुआत है। 72 यानी 72 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 1971 से 1973 के बीच बस कुछ ही सालों में कम से कम 72 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब सोचिए, एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर जब हम इस स्केल को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये किसी आम मुजरिम का काम नहीं था। ये एक ऐसे इंसान का दिमाग था जिसके अंदर से हर तरह की मानवीय संवेदना बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उस खौफनाक दौर में डरे हुए स्थानीय लोगों ने इस अनजाने हत्यारे को एक बहुत ही सटीक नाम दिया था, कानपट्टीमार। इसका काम करने का तरीका, या जिसे हम मोडस ऑपरेंडी कहते हैं, वो बेहद खौफनाक था। ये शख्स घुप अंधेरे में अपने शिकार के कान के ठीक नीचे किसी भारी चीज या हथौड़े से वार करता था। एक ही जगह पर इतनी सटीकता से बार बार वार करना ये दिखाता है कि उसके दिमाग में एक बेहद गहरी और खतरनाक दिनचर्या चल रही थी। भाग 1, हत्यारे की संरचना, अलगाव की जड़ें। देखिए, कोई भी इंसान रातों रात ऐसा हत्यारा नहीं बन जाता है ना। इस कहानी की शुरुआत होती है 1952 में जयपुर के एक आम मध्यम वर्गीय परिवार में। ये वो समय था जब शंकर प्रजापति पैदा हुआ। बचपन में जब उसका पढ़ाई से मन उछटने लगा तो यहीं से उसके मनोवैज्ञानिक पतन की शुरुआत हुई। उसके माता पिता ने जब अपनी उम्मीदें टूटती देखीं तो उसे पूरी तरह से अपने हाल पर छोड़ दिया। एक तरह से उसे घर से निकाल दिया गया और फिर सिर्फ जिंदा रहने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए उसे आस पड़ोस में छोटी मोटी चोरियां करनी पड़ी। ये कोई शौक नहीं था, ये सर्वाइवल की एक हताश कोशिश थी। क्रिमिनल साइकोलॉजी में एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है, लेबलिंग थ्योरी ऑफ क्राइम, और इस केस में ये थ्योरी पूरी तरह से फिट बैठती है। जब परिवार और समाज ने उस छोटे से लड़के पर बहुत कम उम्र में ही चोर और अपराधी का ठप्पा लगा दिया तो उसने जाने अनजाने में उसी पहचान को अपना लिया। जब समाज आपको बार बार ठुकराता है तो इंसान उस रास्ते पर निकल पड़ता है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। इसी अलगाव ने उसे समाज का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। भाग 2, एक विचलित राष्ट्र, पर्यावरणीय सहायक। अब सवाल ये उठता है कि कोई एक शख्स इतने बड़े पैमाने पर बिना पकड़े हत्याएं कैसे कर सकता है। इसके लिए हमें 1970 के दशक के उस माहौल को समझना होगा। उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का भारी तनाव था, इसलिए पूरे देश और पुलिस का ध्यान उसी राष्ट्रीय संकट पर लगा हुआ था। इस राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल ने एक इतना बड़ा ब्लाइंड स्पॉट तैयार किया जिसका इस हत्यारे ने पूरा फायदा उठाया। ऊपर से उस जमाने में फोरेंसिक जांच के तरीके भी बहुत सीमित थे और गांवों में तो लगातार हो रही इन मौतों की वजह से भूतों की अफवाहें तक फैलने लगी थीं। जरा कल्पना कीजिए, एक दुबला पतला सा आदमी कंबल ओढ़े जो सिर्फ घने अंधेरे में वार करता है। जो कुछ गिने चुने लोग इन हमलों में बच गए थे, उन्होंने हत्यारे का हुलिया कुछ ऐसा ही बताया था। सुरक्षा का कोई अता पता नहीं था, इसलिए लोग शाम होते ही डर के मारे अपने घरों में कैद हो जाते थे। पूरा का पूरा परिवार बस एक ही कमरे में सिमट कर सोता था। इस एक शख्स ने पूरे इलाके में एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा कर दिया था जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। भाग 3, गुरुद्वारा ब्रेकथ्रू। फिर आता है 9 सितंबर 1973 का दिन। ये इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शाहदुल शहर के गुरुद्वारे में एक ऐसा भयानक अपराध हुआ जिसने आखिरकार पुलिस को एक ठोस सुराग दे दिया। सुबह जब श्याम सिंह नाम के एक शख्स ने गुरुद्वारे का दरवाजा खोला तो उसने अंदर 3 सेवादारों को खून से लथपथ पड़ा देखा। एक पवित्र जगह पर हुए इस वीभत्स सत्याकांड ने पूरे सिख समुदाय को झकझोर दिया और इसके बाद पुलिस पर इस केस को सुलझाने का बहुत भारी दबाव बन गया। भले ही उस वक्त आज जैसी एडवांस्ड फोरेंसिक तकनीकें नहीं थीं, लेकिन एसपी श्याम प्रताप सिंह ने पुलिसिंग के बेहतरीन और पारंपरिक तरीके अपनाए। उन्होंने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट्स और पैरों के निशान जुटाए। सबसे बड़ी लीड तब मिली जब उन्होंने बठिंडा जाने वाली एक असामान्य रेलवे टिकट को ट्रैक किया और सबसे समझदारी का काम ये किया कि जो लोग हमलों में बच गए थे उनसे अलग अलग पूछताछ की ताकि बिना किसी के प्रभाव में आए हत्यारे के सटीक स्केच बनाए जा सकें। ये सच में कमाल का इन्वेस्टिगेशन था। और इन्हीं प्रयासों की वजह से आखिरकार 3 जुलाई 1974 को भटिंडा रेलवे स्टेशन से रतन लाल नाम के एक रिक्शे वाले को धर दबोचा गया।
जब पुलिस ने थोड़ी और सख्ती से तफ्तीश की तो रतनलाल के पुराने पड़ोसियों ने उसे तुरंत पहचान लिया। और आपको पता है वो कौन था? वही शंकर, जिसे सालों पहले समाज ने धक्के मारकर निकाल दिया था। भाग 4 चीखों की लत, एक मनोवैज्ञानिक बदलाव। अब हम इस केस स्टडी के सबसे डरावने और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की तरफ बढ़ते हैं। कैसे एक रोटी चुराने वाला लड़का भारत का सबसे खूंखार सीरियल किलर बन गया। उसके दिमाग में एक बहुत ही भयानक बदलाव आ चुका था। शुरुआत में शंकर की चोरियां सिर्फ पेट भरने के लिए थीं, कुछ सिक्कों और खाने के लिए। लेकिन वक्त के साथ ये मकसद बदल गया। अब वो पैसों के लिए नहीं मार रहा था, बल्कि उसे सेंसरी एडिक्शन यानी एक अजीब सी लत लग गई थी। वो बस उस रोमांच के लिए, उस थ्रिल के लिए हत्याएं करने लगा था। इस बात को समझने के लिए उसका ये बयान सुनिए। उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि उनकी चीखें मुझे एक गीत की तरह लगती थीं। ये मेरे लिए एक नशे की तरह था। सच में रूह कंपा देने वाली बात है। समाज के उस तिरस्कार ने इंसानियत और दर्द को देखने के उसके नजरिए को इस कदर विकृत कर दिया था कि दूसरों की तड़प उसके लिए एक नशा बन गई। एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर यह बिल्कुल साफ संकेत है कि वो एक भयंकर साइकोपैथ बन चुका था। और उसके दिमाग की ये विकृति उसके अजीबोगरीब व्यवहार से भी साफ झलकती है। एक तरफ वो बिना किसी झिझक के 3 लोगों का कत्ल करता है और फिर शिकायत करता है कि उसे सिर्फ 19 रुपए मिले। दूसरी तरफ वो अपने पाप धोने के लिए बाकायदा हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करता है। और जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी तो वो पूरे अहंकार के साथ हंसते हुए कह रहा था कि उसके हाथ खोल दिए जाएं। इसे हम साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। मतलब इंसान के दिमाग में चल रहा एक ऐसा भयानक द्वंद्व जहां उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता। भाग 5 एक त्वरित न्याय। शंकरिया के इस खौफनाक कबूलनामे के बाद भारतीय कानूनी इतिहास का सबसे तेज चलने वाला ट्रायल शुरू हुआ। जुलाई 1974 में उसकी गिरफ्तारी हुई। जून 1975 में उसे मौत की सजा सुनाई गई। 1976 में हाईकोर्ट ने इसे बरकरार रखा और आखिरकार 1979 में उसे जयपुर में फांसी दे दी गई। जहां आमतौर पर मुकदमों में दशकों लग जाते हैं, वहां इस केस की गंभीरता और खौफ को देखते हुए अदालतों ने बहुत तेजी से फैसला सुनाया। फांसी के फंदे पर झूलने से ठीक पहले शंकरिया ने लोगों के लिए एक आखिरी और काफी अजीब संदेश छोड़ा। उसने कहा, मैंने बिना किसी कारण के बहुत से लोगों को मारा है, अब मेरी तरह मत बनना। ये बयान भी उसकी उसी उलझी हुई और भ्रमित मानसिकता का सबूत था जो आखिरी सांस तक उसके साथ रही। कानपट्टी मार शंकरिया की ये कहानी सिर्फ बीते कल का कोई इतिहास नहीं है। एक समाज के तौर पर यह हमें एक बहुत ही गहरा सोचने वाला सवाल दी जाती है। क्या आज का हमारा सिस्टम इतना मजबूत है, या आज भी अगर परिवार और समाज किसी को पूरी तरह से नकार दे तो वो सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर एक और शंकरिया बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गहराई से विचार करने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।